हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ के आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हम 180 शायद 160 और 180 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज 181 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which accounting principle states that a business enterprise will continue to its operation independently and will not be liquidated in the foreseeable future। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमारा बिजनेस अभी कंटिन्यू चलेगा और अभी वो बंद नहीं होगा, लिक्विडेट नहीं होगा नियर फ्यूचर में। तो वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो वो है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारा मेंबर में कम, मेंबर में गो, बिजनेस गोज ऑन फॉर एवर। तो ये होता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि हमारा बिजनेस 1 साल के बाद बंद नहीं होने वाला, ये कंटिन्यू चलेगा लॉन्ग रन में। ठीक है। अस्यूमिंग दैट एंटरप्राइज हैज नेदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन। हम इसमें ये सोचते हैं। ठीक है, ये कुछ एक लाइन्स हैं जो आप रीड आउट कर सकते हैं। फर्दर रेलिवेंट पॉइंट हैं जैसे कि हमारा वैल्यूएशन इम्पैक्ट, एसेट आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नोट एट करंट मार्केट वैल्यू। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हैं जिसमें से हम माइनस करते हैं हमारी क्या, डेप्रिसिएशन। ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करके साइड में लिखे हुए हैं ये ऐसे ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे हुए हैं। Classification underpins the division of asset into current, non-current and liability in short and long term। तो क्लासीफाई करते हैं हम करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होती है। प्रीपेड या फिर डेफर्ड कोस्ट, अनएक्सपायर्ड कोस्ट आर कैरिड फॉरवर्ड एज एन एसेट बिकॉज द बिजनेस विल लीव टू कंज्यूम दैम। अब हमने प्रीपेड मान लो रेंट पे कर दिया, प्रीपेड जो भी हुआ नहीं तो वो हमारे लिए एसेट होगा ना, क्योंकि हमने फ्यूचर के लिए पे कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ये इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर से क्वेश्चन है। व्हेन द शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, मान लो जब हमने कॉल किए थे, मान लो हमने 10 रुपये का एक शेयर था, 2 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे एंड 3 हमारे फर्स्ट कॉल पे और 3 सेकंड कॉल पे थे। और सिर्फ हमने अभी तक फाइनल कॉल अभी हमने कॉल ही नहीं की थी, सिर्फ ये रुपये कॉल किए थे। और उनमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मनी है वो हमें रिसीव हो चुकी है और फर्स्ट कॉल की मनी हमें रिसीव नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। तो हम डेबिट करेंगे शेयर अकाउंट अमाउंट, एक सेकेंड, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कौन से अमाउंट से। तो हमारा जो कोल्ड अप वैल्यू होती है मीन्स 2, 4 और 3, ये कितने हो गए, 7 रुपये। 7 रुपये कोल्ड अप किए थे ना, क्योंकि अभी फाइनल कॉल तो हमने कोल्ड अप ही नहीं की थी। तो 7 रुपये के साथ हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं पॉइंट्स। अकाउंटिंग एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इज इट विद द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट अप टू डेट ऑफ फॉरफीचर तक जितना हमने कोल्ड अप किया है उतने से डेबिट करेंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जो हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है उसमें वो अमाउंट आता है जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने 2 रुपये एप्लीकेशन के 2 अलॉटमेंट के रिसीव कर लिए थे, तो वो शेयर फॉरफीचर में आ जाएंगे क्योंकि वो पैसा हमने जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया है। ठीक है, तो क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द डिफ़ॉल्ट शेयर होल्डर ने जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया उसके साथ डेबिट होता है। कॉल इन एरियर क्या है, जो हमें अमाउंट नहीं मिला और हमने कॉल किया था। अब 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट था वो हमने कॉल किया था, ठीक है, लेकिन अभी हमें वो मिला नहीं था, तो वो हम किस में चला जाएगा, कॉल इन एरियर्स में। री इशू का रूल क्या है कि री इशू का ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भी री इशू का ये रूल होता है कि हम मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना कि हमने शेयर फॉरफिट में अमाउंट फॉरफिट किया। जैसे 4 रुपये तक का हम डिस्काउंट दे सकते हैं, दोबारा से हम रीइश्यू करते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट क्रेडिटेड टू द फॉरफिट ऑफ शेयर अकाउंट। मतलब कि जितना अमाउंट हमने क्रेडिट किया शेयर फॉरफिचर अकाउंट में उससे ज़्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, कोई फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट कर रहा है या एमसीक्यू कर रहा है, तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं दोबारा से इस वीडियो को, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो। ठीक है, ये मैंने फास्ट फेज़ पे इसलिए बना रही हूँ एमसीक्यू, ताकि ये रिवीजन में हेल्पफुल हो आपके, और आप 2x पे भी देखोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने साथ में भी लिख रखे हैं, तो इन पे भी फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक।
अगर प्राइस इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ डिमांड कर्व। तो हमारी डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ये हमारी डिमांड कर्व की शेप होती है, परफेक्टली इलास्टिक है तो ये होती है, मतलब कि अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो हॉरिजॉन्टल होती है और इन इलास्टिक है तो वर्टिकल शेप होती है। तो आंसर तो पता चल गया है कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है मीन्स चेंज इन प्राइस क्यों 0% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि हमारा जब परफेक्टली इलास्टिक होता है तो हमारा अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़े या थोड़ा सा भी कम होता है तो हमारी डिमांड है वो जीरो हो जाती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो होती है। ठीक है, इन्फिनिटी होती है, सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, वो ऐसे ही बढ़ सकती है। डिमांड डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, प्राइस नहीं हो सकते। अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो डिमांड जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या समझ आया कि परफेक्टली इलास्टिक है हमारी डिमांड, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है तो वो होती है हमारी इलास्टिक इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये वाला पॉइंट। फिर आता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 होती है, जहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। मतलब कि जितनी डिमांड बढ़ती है उतना ही क्वांटिटी, जितने प्राइस बढ़ते हैं उतने क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, जितने प्राइस कम होते हैं उतनी ही डिमांड बढ़ती है, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिक क्या है कि डी इज इक्वल टू 1, डिमांड का फॉर्म है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइस मान लो प्राइस 2 रुपये था तो हमारी डिमांड कितनी थी 1। अब यहाँ पे प्राइस 1 रुपया हो गया तो हमारी डिमांड होगी 2। तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा 2 ही रहा है दोनों केसेस में। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। डिटर्मिनेंट्स टिपिकली अप्लाई टू एक्सट्रीम नेसेसिटीज, लाइफ सेविंग ड्रग्स और हाईली एडिक्टिव आइटम्स। ये हमारा जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है ये वाली, जहाँ पे हमारी ई टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होती है, मींस हमारे प्राइस इंक्रीज़ होएं या डिक्रीज़ होएं हमारी डिमांड सेम रहेगी, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कब होती है, अब मान लो कोई ऐसा ड्रग है जो लाइफ सेविंग ड्रग है या फिर कोई दवाई है तो वो हमें लेनी ही लेनी पड़ेगी, चाहे प्राइस कम हो या तो फिर ज़्यादा हो, इसलिए हमारी डिमांड वो कैसी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Next question is, a market situation characterized by a single buyer and a many seller is known by which of the following economic term। मतलब क्या है कि एक सिंगल बायर है, बायर क्या है, सिंगल है और सेलर बहुत सारे हैं। जब हमारा सेलर सिंगल, एक सेकेंड, सेलर सिंगल होता है और बायर बहुत सारे होते हैं वो तो होती है मोनोपोली, सेलर की मोनोपोली है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, बायर एक है, सेलर तो बहुत सारे हैं, तो इसको बोलते हैं हम मोनोप्सोनी। ठीक है, मोनोप्सोनी, सिंगल बायर control the market demand side, hold substantial power to depress input prices। ओलिगोपोली क्या होती है, फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं और हाई इंटरडिपेंडेंस होती है कंपनीज के अंदर, एक कंपनी प्राइस चेंज करती है तो दूसरी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये थोड़ी सी लार्ज कंपनीज होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस्ड हैविली बाय मोनोपोलिस्ट, सिंगल सेलर वो ज़्यादा चेंज करते हैं प्राइस को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि एक ही चीज़ के लिए अलग अलग सेक्टर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। किंग्ड डिमांड कर्व क्या है, ये एक फ़ीचर होती है ओलिगोपोली मार्केट की, इस मार्केट की फ़ीचर होती है किंग्ड डिमांड कर्व, जिसको हम स्वीजी मॉडल भी बोलते हैं, जो इलस्ट्रेट करता है एब्सोल्यूट प्राइस रिजिडिटी, कि हमारे जो प्राइस हैं वो रिजिड है। मैंने बताया था ना कि हमारे अगर थोड़े से भी प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं तो दूसरी फर्म पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि फ्यू हैं, लार्ज सेलर्स हैं बट कुछ एक हैं। अगर एक ने प्राइस कम किए तो ये प्राइसेस और ज़्यादा कम कर देंगे जिससे इसकी डिमांड और ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर इसने प्राइस बढ़ाए तो ये अपने प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं करेंगे जिससे इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, वो होगी। ठीक है, तो ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है, तो ये यहाँ पे होता है किंग डिमांड कर्व, प्राइस में रिजिडिटी को शो करता है और इसको स्विस मॉडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग मैनेजमेंट थिंकर प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन।
तो टू फैक्टर थ्योरी का आपको पता होगा कि इसमें एक हाइजीन फैक्टर थे और एक मोटिवेटर फैक्टर थे। मतलब कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाइजीन के लिए होते हैं, मतलब उनसे मोटिवेशन इंक्रीज़ नहीं होता, पर वो होने ज़रूरी होते हैं बिजनेस में। और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं, जैसे कि जॉब कंसेंट एलिमेंट, सैलरी, पॉलिसी, कंडीशन, देयर एब्सेंट डिससेटिस्फाई, प्रेजेंट डजंट मोटिवेट। मतलब कि अगर सैलरी नहीं होगी, अच्छी कंडीशनिंग नहीं होगी, अच्छी क्लीनिनेस नहीं होगी, तो वो मोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट तो होंगे, पर अगर ये चीज़ें हैंगी होंगी तो ये मोटिवेट नहीं होंगे। मीन्स ये हाइजीन फैक्टर हैं, ये होने चाहिए, नहीं तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। और मोटिवेट फैक्टर वो होते हैं जैसे रिकग्निशन हो गया, कोई अचीवमेंट हो गई, वो सारे होते हैं हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, किसने दिए थे, फ्रेडरिक हंसबर्ग ने दिए थे, है हमारे टू फैक्टर हाइजीन थ्योरी। ये मैंने बता दिया आपको। मोटिवेटर्स, जॉब कंटेंट एलिमेंट्स, जैसे हमारे मोटिवेटर्स कौन से होंगे, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, देयर प्रेजेंस ड्राइव सुपीरियर परफॉर्मेंस। अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो ये हमें मोटिवेट करेंगी। मास्लो लिंक में क्या है, हर्जबर्ग हाइजीन फैक्टर कोरस्पॉन्ड क्लोजली टू मास्लो लोअर ऑर्डर साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड। ये इससे लिंक्ड है हाइजीन थ्योरी मास्लो से। और एमसी जर्जर ने दी थी एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी में क्या कहती है कि वर्कर डिसलाइक वर्क, मतलब कि एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी। एक्स बोलती है कि उनको काम करना पसंद नहीं है, कांटे से भी एक्स को कांटे से याद रख सकते हो कि इनको काम करना पसंद नहीं है, ये मोटिवेट नहीं है काम करने के लिए, काम अवॉइड करते, बल्कि वाई हैं वो खुद से ही मोटिवेट हैं काम करने के लिए। ठीक है, ये होती है हमारी एक्स एंड वाई थ्योरी। किसने दी थी, एमसी ग्रेगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब इवैल्यूएशन मेथड इज क्लासिफाइड एज ए क्वांटिटेटिव मेथड। तो इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है जॉब को इवैल्यूएट करने का। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, एक होता है जॉब इवैल्यूएशन, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उस जॉब के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि उस जॉब में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जॉब इवैल्यूएशन होता है कि जो जॉब हम कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है, क्या वर्थ है उस जॉब को करने की। तो हम इनमें से क्वांटिटेटिव बताना है, क्वालिटेटिव नहीं। तो रैंकिंग मेथड, रैंक करते हैं, ये क्वालिटेटिव है। जॉब क्वालिफिकेशन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, इनमें से पॉइंट रेटिंग मेथड है जो कि क्वांटिटेटिव मेथड है, बाकी क्वालिटेटिव हैं। क्वांटिटेटिव वर्सेस नॉन क्वांटिटेटिव, पॉइंट रेटिंग एंड फैक्टर कंपैरिजन आर क्वांटिटेटिव, रैंकिंग एंड ग्रेडिंग आर क्वालिटेटिव। पॉइंट रेटिंग में क्या होता है, ब्रेक जॉब इनटू कंपनसेट फैक्टर, अलग अलग फैक्टर में जॉब को डिवाइड करते हैं और उसमें एक नंबर से वेट डिसाइड करते हैं, 2 4 4 इस तरीके से। जॉब इवैल्यूएशन का गोल क्या होता है, डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, की वर्थ क्या है जॉब की। और जॉब एनालिसिस क्या होता है, द प्रीक्विजिट फाउंडेशन स्टेप कंसिस्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि ये तीनों दे देंगे, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इनमें से पूछेंगे इनमें से बड़ा कौन सा है, वास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो जॉब एनालिसिस हमारा वास्ट कॉन्सेप्ट है। जॉब एनालिसिस के अंदर हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आता है। डिस्क्रिप्शन में होता है कि क्या क्या टास्क करने होते हैं हमें उस जॉब में, और स्पेसिफिकेशन में होता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए हमें उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, उस जॉब में सेलेक्ट होने के लिए। होप आप ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट, जॉब एनालिसिस, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to which capital structure theory does the choice of leverage have absolutely no effect on the total value of the firm। चार अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं जब हम पढ़ते हैं इसको। तो जैसे कि नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, वॉल्टर मॉडल। तो वो क्या बोलते हैं कि लीवरेज इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हमारा जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो ये बोलती है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेट इनकम अप्रोच बोलती है कि इफेक्ट पड़ता है, ये बोलती है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो व्यू स्टेटिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि वर्किंग जो कैपिटल है वो मिनिमाइज होनी चाहिए,
वहाँ पे एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर होना चाहिए, ज़्यादा मतलब कि रॉ मटेरियल भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो NOAI अप्रोच क्या बोलती है, प्रोपाइंडेड बाय डेविड डूरेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसने प्रोपाइंड की थी नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो डेविड डूरेंट ने। नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग अप्रोच दोनों ही डेविड डूरेंट ने दी थी। आर्ग्यू डेट WACC एंड फॉर्म वैल्यू रिमेन कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ लीवरेज। मीन्स सीधी सी बात यह है कि इन्होंने कहा था NOI अप्रोच में कि लीवरेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वैल्यू ऑफ द फर्म में, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है, डूरेंट ऑल्सो आर्ग्यू डेट हायर लो कॉस्ट डेप्ट डिक्रीज एंड मिनिमाइज टोटल फर्म वैल्यू। ये बोलता है कि लो कॉस्ट डेप्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो मिनिमम फर्म वैल्यू डिक्रीज़ होती है, ये भी कहा था इन्होंने। लेकिन बाद में NOI अप्रोच दी तो उन्होंने चेंज कर दी थी वो बात। तो मोडिग्लानी मिलर अप्रोच है एक, वो सपोर्ट करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को फ्रिक्शनली, जैसे एम्प्लॉय एंड आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो किसने दी थी, तो मोडिग्लानी मिलर ने दी थी। आर्बिट्रेज प्रोसेस मोडिग्लानी मिलर की जो थ्योरी थी उसमें था, और उसने NOI अप्रोच को सपोर्ट किया था कि इफेक्ट नहीं पड़ता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस है कि उसने दो तरीके बताए थे, उसमें ये क्या था कि इफ़ेक्ट पड़ता है बट वो न्यूलिफाई हो जाता है जब हम उसके कुछ टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो उससे वो न्यूलिफाई हो जाता है। मान लो हमने डेप्ट यूज़ किया, चीपर डेप्ट यूज़ किया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होएगी, जिससे वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ वैल्यू कम हो रही है ना, तो हमारे मान लो हमने रिटेन अर्निंग यूज़ की, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम मिस कर रहे हैं जो हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कुछ एक फैक्टर्स दिए थे जिसमें उन्होंने ये किया था, तो उसको आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको कैपएम बोलते हैं, विच वेरिएबल मेजर द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिलेटेड टू द मार्केट। तो हमारा कौन सा है, तो वो बीटा है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, मार्केट वाइड रिस्क डेट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाई अवे। दो तरह के होते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। जो अनसिस्टमेटिक होता है ये इसको डाइवर्सिफाइड रिस्क भी बोलते हैं, और ये सिस्टमेटिक होता है वो अनडाइवर्सिफाइड होता है। ऐसे याद रख सकते हो, अनसिस्टमेटिक है तो डाइवर्सिफाई अन नहीं आएगा, सिस्टमेटिक है तो अनडाइवर्सिफाइड है, ठीक है। और अनडाइवर्सिफाइड रिस्क होता है, और इसमें जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो मेज़र किया जाता है बाय बीटा। अनसिस्टमेटिक रिस्क इज़ अ फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क होता है, जैसे स्ट्राइक हो गया, मटेरियल हो गया, जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन वगैरह उसको तो हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते थे ना, तो वो हो गया सिस्टमेटिक। लेकिन स्ट्राइक है, रॉ मटेरियल की कमी पड़ गई, ये सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैपम फार्मूला दे रखा है, ये कई बार डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो आप नेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखा गया है कि फार्मूला पूछा जाता है, तो आप ये फार्मूला एक बार देख सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड, व्हाट इज़ द करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। तो कौन सा बड़ा होता है, इसमें ये है, तो सी इसका आंसर होगा, क्योंकि मीन सबसे छोटा, देन मीडियन, देन मोड होता है। सिमेट्रिकल कर्व होता है जो, उसमें हमारा मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिट परफेक्टली बेल शेप्ड बनता है, इसमें हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो परफेक्टली बेल शेप्ड बनता है। ये स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा ये जो डायग्राम है। पॉजिटिवली स्क्यूड में हमारा मीन बड़ा होता है, यहाँ पे हमारा जो मीन मीडियन, एक सेकेंड भाई, मीन मीडियन मोड वो एक ही लाइन पे होता है, और यहाँ पे हमारा द टेल एक्सटेंड फर्दर आउट टुवर्ड द राइट साइड, इसमें ये ऐसे होता है, ठीक है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और ऐसे बनता है जो, वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। कार्पियर्सन इंडेक्स में क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो -3 और प्लस +3 के बीच में इसकी रेंज रहती है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये कार्पियर्सन वाला भी आपको समझ आ गया होगा।
बाकी इसका ये होता है ज़्यादातर कि रेंज इसकी कहाँ तक, जैसे हम कोरिलेशन में पढ़ते हैं -1 से +1 तक हमारी रेंज रहती है, वैसे ही कार्ल पियर्सन इंडेक्स में हम स्क्यूनेस जब पढ़ते हैं तो वो -3 से +3 तक होती है। डायरेक्ट ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज कहाँ तक होती है, तो कार्ल पियर्सन में -3 से +3 तक होती है। Which of the following probability distribution is characterized as a continuous probability distribution? Continuous कौन सी होती है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारा continuous डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाइनोमियल हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और ये नॉर्मल एरिया कवरेज के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो एरिया कवर होता है, अगर हमारा पॉजिटिव -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो कवर करता है 68% 0.27, एंड मीन अगर पॉजिटिव -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो 95, और 3 है तो 99.73। डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आप ज़रूर याद करना, ये मत सोचना 68 लर्न कर लिया, 68 वाले ही ऑप्शन मिलेंगे। तो 68.27, 95 वाला तो इजी है ही, 5 ऐसे ही पीछे रहेगा, आगे 4 आ जाएगा, और ये 3 वाला है तो इसमें 3 आ जाएगा, वो 27 याद रख लेना। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व द डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द RBI? तो कौन सा है ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपनली मार्केट में सेल परचेज होता है बाय द RBI, तो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि डायरेक्ट इंजेक्ट करना या ऑब्जर्व करना लिक्विडिटी में, ये मतलब कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी उनका काम ही ये है कि मार्केट में हमें इंजेक्ट करना है लिक्विडिटी को, या बाहर निकालना है, तो वो रेट से डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल, ये वाला डिफरेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 दे देंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है या कौन सा क्वांटिटेटिव है, तो ये है क्वांटिटेटिव, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये है हमारे क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट क्रेडिट राशनिंग। डायरेक्ट क्रेडिट राशनिंग ये हमारे आते हैं किसमें, क्वालिटेटिव में। CRR वर्सेस SLR। CRR इज़ अ कैश वैल्यू डिपॉजिट केप्ट विद द RBI। RBI हमारा सेंट्रल बैंक होता है, तो आप इस तरीके से, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि CRR वो खुद रखता है बैंक या RBI को, उनको पता होता है पर पेपर में नहीं ध्यान होता। तो आप RBI हमारा सेंट्रल बैंक होता है, और सेंट्रल बैंक के पास जो हम रखते हैं वो C से स्टार्ट होता है, CRR। और SLR होता है वो एसेट की फॉर्म में मेंटेन करता है बैंक विद देमसेल्व्स। Next question is, what does Pillar 1 of the Basel Accord explicitly deal with across international banking framework? तो पिलर 1 किस पे, उसमें 3 पिलर दिए गए हैं बेसल नॉर्म्स में, तो पिलर 1 किस पे फोकस करता है, तो प्रिस्क्राइब लीगल मिनिमम कैपिटल फॉर 3 मेजर रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मटेरियल रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे ये फर्स्ट पिलर है वो फोकस करता है। सेकंड करता है सुपरवाइजरी रिव्यू पे। थर्ड करता है मार्केट डिसिप्लिन। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे ये पूछा है कि फर्स्ट किस पे, सेकंड किस पे, थर्ड किस पे, या फिर ऐसे पूछ लेगा 4 दे देगा, उनमें से पूछेगा ये इनमें से 3 कौन से नॉर्म्स हैं, तो याद रखना कौन कौन से हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मार्केट डिसिप्लिन एंड यह क्या है, सुपरवाइजरी रिव्यू। ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। Segmenting a market based on consumer lifestyle, value and personal trait and social class fall under which category? तो ये कोई किसके अंडर आता है कि सेगमेंट करना मार्केट को कंज्यूमर के लाइफस्टाइल, तो ये होता है साइकोग्राफिक। अब ये साइकोग्राफिक में तो मैंने बता दिया, एक्सप्लोर करते हैं इंटरनल साइकोलॉजी ड्राइवर्स, जो भी हमारे इनोवेटर हैं, थिंकर्स हैं, अचीवर्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसके थ्रू। डेमोग्राफिक में हम डिवाइड करते हैं मार्केट बाय टेंजिबल हार्ड वेरिएबल, जैसे एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। डेमोग्राफी पीपल के बारे में, डेमोग्राफी क्या होता है, पीपल की एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, इनके बेसिस पे हम जब डिवाइड करते हैं मार्केट को, वो डेमोग्राफिक में आता है। बिहेवियर में हमारा डिवाइड करता है मार्केट बाय कंजम्पशन पैटर्न, यूजेस रेट, रॉयल्टी स्टेटस, यूज़र स्टेटस एंड बेनिफिट्स। और जोग्राफिक में हमारा नेशन वाइज, सिटी और इस तरीके से डिवाइड होता है। तो हमारा जो ये फैशन से रिलेटेड है या ट्रेड से रिलेटेड है, ये है साइकोग्राफिक।
Next question is, in which stage of product life cycle do sale growth number peak and profit begin to decline due to intense competition? मेच्योरिटी स्टेज होती है जहाँ पे हमारी ग्रोथ मैक्सिमम होती है और फिर हमारे प्रॉफिट डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। सेल्स एक सेकेंड, सेल्स वॉल्यूम पीक पे होता है यहाँ पे एंड प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप एज अ फर्म, profit margin drops as a firm heavily cut price to deferred market share। ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज होती है जहाँ पे लॉन्च होती है, कॉस्ट लो, सेल्स होते हैं नेगेटिव और थिन प्रॉफिट्स होते हैं। इंफॉर्मेटिव मार्केट फोकस होता है कि इंफॉर्मेशन दें, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें मार्केट में। फिर आती है ग्रोथ स्टेज, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, सेल्स इंक्रीज होती है, प्रॉफिट पीक पे होता है एंड स्ट्रेटजी शिफ्ट ब्रांड बिल्डिंग पे शिफ्ट हो जाती है। एंड देन आती है मेच्योरिटी, जहाँ पे सेल वॉल्यूम पीक पे होता है बट प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि फर्म है उसको अब सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, इसलिए वो अपने प्राइसेस को कट कर देती है अपनी डिफेंड करने के लिए मार्केट शेयर को कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ, यहीं पे सस्टेन कर पाऊँ। ठीक है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी ग्रोथ स्टेज में, वहाँ पे उसने प्राइसेस हाई रखे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। देन आती है हमारी डिक्लाइन स्टेज, फॉलिंग सेल, वो सेल्स भी कम हो रही हैं, प्रॉफिट भी टू टेक्निकल ऑब्सोलेंस, कंज्यूमर शिफ्ट और लो कॉस्ट ऑफ सब्सिट्यूट। मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो सकती है, हमारे प्रोडक्ट की न्यू मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गया हो या कंज्यूमर ने शिफ्ट कर लिया हो, इन सारे रीज़न की वजह से। तो हमारा आंसर है इसका आंसर नंबर सी, मेच्योरिटी स्टेज। Next question is, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party but not at the option of other is defined as what? तो एक पार्टी ने तो उसको मानना है, दूसरे ने नहीं माना है, तो और वैसे वो एनफोर्सेबल है बाय लॉ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो वो होता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें पता होना चाहिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वॉइड इनिशियो या फ्री कंसेंट। तो वॉइडेबल होता है कि वैलिड अनटिल सेट असाइड बाय द एग्रीव्ड पार्टी हुज कंसेंट वाज, मतलब कि दोनों ही एग्रीड हैं, वो उनमें से अगर एक भी एग्रीड नहीं तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। वॉइड अब इनिशियो कौन से होते हैं? जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, मतलब किसी माइनर के साथ अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। फ्री कंसेंट क्या है? डिफीटेड व्हेन एक्सट्रैक्टेड बाय अ कोरेशन, मतलब कि किसी फोर्स वगैरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ना करवाई हो, इन अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना करा हो, तो क्या आता है हमारा? तो हमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, जो कि बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्टली। ये जो सेक्शन दे रखे हैं ये भी कभी कभार नेट में पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। HSSC ग्रुप 6 में आई थिंक ये नहीं पूछे जाएंगे एंड PGT में भी चांसेस कम है, बट फिर भी आप देख सकते हैं। As per the Consumer Protection Act 2019, what is the plenary jurisdiction threshold limit for district commission? तो डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ है भाई। ठीक है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए 1 करोड़, फिर 1 से 10 करोड़ तक स्टेट के लिए, नेशनल के लिए 10 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। पहले ये 1986 एक्ट था, उसको रिप्लेस करके 2019 आया, उसमें ये लिमिट्स हैं वो चेंज हुई हैं। नेक्स्ट इज, what is the maximum aggregate deduction limit allowed to an individual taxpayer under section 80C, 80CCC and 80CCD1? तो 1,50,000 है ये इसका, 1,50,000 कहाँ पे है ये भाई? ऑप्शन गलत है, ये मिस प्रिंट हो रखा है। वैसे 1,50,000 होती है इसकी लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है तीनों की मिला के। 1,50,000 से ज़्यादा डिडक्शन हम नहीं दे सकते। To be classified as a resident of India, an individual must fulfill at least one of the basic condition under which section? तो जो हमारा रेजिडेंट से सेक्शन है वो सेक्शन 6(1) है। और कंडीशन क्या होती हैं? स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा। और दूसरी कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 ईयर। पिछले साल में 60 दिन या 4 सालों में 365 दिन। इंडियन सिटीजन लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन क्रू मेंबर कंडीशन भी 60 डेज इज रिप्लेस्ड बाय 182। ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, अगर कोई इंडियन क्रू है या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई इंडिया सिटीजन लीव करके जा रहा है तो ये 60 दिन वाली कंडीशन उसके लिए 182 दिन वाली बन जाएगी। 182 दिन पूरे करे होने उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The theory of absolute advantage in international trade was propounded by which economic philosopher? दो एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है वो दी थी हमारे एडम स्मिथ ने 1776 में, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी कि हमें वो प्रोडक्ट या गुड्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए जिसमें हमें प्रोड्यूस करने में मिनिमम कॉस्ट आती है। हमें वो नहीं प्रोड्यूस करने चाहिए जहाँ पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे हमें एडवांटेज है स्किल के बेस पे, रॉ मटेरियल के बेस पे या किसी भी बेस पे जहाँ पे हमें एडवांटेज है, जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आ रही है, हमें वहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहिए। एक हमारी थ्योरी है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये डेविड रिकार्डो ने दी थी और ये है कि हमें एक सेकेंड बाय रिलेटिव इफ़िशेंसी, मतलब कि इंडिया है और एक सेकेंड भाई पेन कहाँ गया, इंडिया है और पाकिस्तान है, दोनों ही एक प्रोडक्ट को, मान लो ये प्रोडक्ट है, उसको बनाने में दोनों इफ़िशिएंट है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में हम जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज में तो यही देख रहे थे ना कि जोन सी ज़्यादा एडवांटेज होगी उसमें प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज में बोलना है कि दोनों ही एडवांटेज है दोनों के पास ही, तो देखेंगे कि किसके पास ज़्यादा है, कौन और कम में प्राइस में प्रोड्यूस कर पा रहा है। मान लो इंडिया प्रोड्यूस कर पा रहा है कम प्राइस में तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैकर ओलिन थ्योरी, इसको हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं हैकर ओलिन को। नेशन एक्सपोर्ट गुड्स यूजिंग द अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हम वो गुड्स को तो एक्सपोर्ट करेंगे प्रोड्यूस करके जहाँ पे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में, तो अगर हमारे पास चीपेस्ट और इफ़िशिएंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे और जिन सामान में नहीं है उनको हम इंपोर्ट करेंगे। पोर्टर्स डायमंड क्या बोलता है, एक्सप्लेन नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज, उसने 4 फैक्टर में डिवाइड किया था, डिमांड, रिलेटेड इंडस्ट्री, फॉर्म, स्ट्रेटजी एंड फैक्टर्स। इन चारों चीज़ों को देखते हैं पोर्टर्स डिमांड मॉडल। Which of the following international financial institution is specifically known as the soft loan window of the World Bank? तो सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं हम IDA को, जो कि हमारे वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है। IDA प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन है वो IDA प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। मिगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, IDA, ये तीनों वर्ल्ड बैंक की पार्ट हैं। थैंक यू भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कोई कुछ चीज़ ऐसी लगे कि ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करना वीडियो में कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, क्वेश्चन भी सबसे कम हो जाए। अगर आप ये चाहते हो कि क्वेश्चन थोड़े और कम हो जाए लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए पॉइंट को लेकर, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगता है आप वो फील फ्री एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उनको ज़रूर कंसिडर करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।